अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 14 जो कि आखिरी लेक्चर है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। अपना टॉपिक जो हमारा है वो है बोर्न हाइबर साइकिल। अच्छा, अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में कई बार दिखने को मिले हैं। और वो क्या हैं वो भी देखते हैं। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज़्यादा बेटा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारा इसके अंदर रट्टा है। मतलब रट्टा क्या है कि इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो वो वैल्यूज़ थोड़ी सी याद करना मुश्किल होती हैं। वैल्यूज़ चेंज नहीं होती तो वो एक रट्टा सा बन जाता है। तो एग्जामिनर खुद मना करता है ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग देने से। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ देना है। इसको सीखने की कोशिश करनी है, याद करना है, तो ये पेपर में आ भी सकता है। खैर, अब इसको डिस्कस करते हैं। पहला बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से आता है वो है डिफाइन बोर्न हाइबर साइकिल, या बोर्न हाइबर साइकिल क्या है बेटा, उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। वो कहता है एंथैल्पी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपने बेटा गौर किया हो तो ये हैसेस ला की हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। दूसरी जो डेफिनेशन थी, एक्चुअली ये हैसेस ला की ही डेफिनेशन को बेटा बोर्न हाइबर साइकिल की डेफिनेशन बना के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। वो कहता है कि एक जो बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स होता है, मतलब कि साइक्लिक होता है, उसके अंदर जो चेंज इन एनर्जी आती है, तो कोई ड्यूरिंग फार्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, वो कहता है कि उनका सम हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, ज़ीरो के बराबर होता है। और ये हमने हैसेस लॉ के अंदर भी पढ़ा है। पहला तो शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया कि डिफाइन बोर्न हाइबर साइकिल। आपको डेफिनेशन प्लस ये क्वेश्चन लिखनी है और साथ में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वो कहता है चूंकि ये हैसेस लॉ पर ही सारा का सारा बेस करता है, तो एक्चुअली बोर्न हाइबर साइकिल इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ हैसेस लॉ। बेटा ये हैसेस लॉ की ही एक एप्लीकेशन है। अच्छा, अब ये कौन सी एप्लीकेशन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं। वो कहता है कि बोर्न हाइबर साइकिल हैसेस लॉ की एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी मालूम करते हैं। अब बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा, ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनके अंदर एटम्स की तादाद कितनी पाई जाती है बेटा, दो होती है, मतलब दो एटम्स पाए जाते हैं। NaCl में देखो बेटा दो एटम्स है, NaBr में देखो दो एटम्स है, NaI में देखो दो एटम्स हैं। तो वो कहता है एक्चुअली ये सारी डेफिनेशन में आपको लिखना है बेटा। वो कहता है बोर्न हाइबर साइकिल इज एन एप्लीकेशन ऑफ हैसेस लॉ इन विच वी जस्ट determine the lattice energy of the binary ionic compounds such as NaCl, NaBr, NaI, etc. पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है बेटा। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, लैटिस एनर्जी क्या होता है। ये लैटिस एनर्जी बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। बेटा लैटिस एनर्जी वो कहता है कि एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व, एनर्जी की वो मिकदार जो खारिज होती है व्हेन, वो कहता है 1 मोल ऑफ ऑयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। वो कहता है कि बेटा जब आपके पास बेटा 1 मोल जो हमारे पास क्या होता है ऑयनिक कंपाउंड बनता है, कहाँ से बनता है बेटा, आइंस से मिलके बनता है। ये देखो Na इसके ऊपर चार्ज है, ये भी आइंस है, Cl के ऊपर चार्ज है, ये भी आइंस है, ये दोनों मिलके NaCl बना रहे हैं। तो उस दौरान बेटा जब एनर्जी खारिज होती है, जितनी खारिज होती है वो उसकी क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। अब यही दो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, लैटिस एनर्जी क्या है और उसकी मिसाल दें। नीचे NaCl की बेटा मिसाल दी और इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, जो कि कितनी है, -787 किलो जॉल पर मोल। अब सारा बेटा हम लोगों ने ना ये नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो बोर्न हैबर साइकिल यही बताता है कि ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। अब ज़रा गौर से देखिएगा। वो कहता है बेटा इसको एक साइकिल मैंने ड्रा किया है। इस साइकिल को समझिएगा, फिर आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हमेशा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, क्लोरीन हमेशा गैसियस स्टेट में पाई जाती है। वो कहता है सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करने से दो रास्ते होते हैं NaCl जो कि सॉलिड होता है तैयार करने का। पहला रास्ता कौन सा है, वो कहता है डायरेक्टली इन यहाँ से हम Na से Cl2 का रिएक्ट करवा के NaCl बनवाएंगे। तो उस दौरान बेटा जो हीट ऑफ फार्मेशन होती है, या हीट ऑफ फ्यूजन भी जिसे बोलते हैं, वो कितनी होती है, वो होती है -411 किलो जॉल पर मोल। ये तो हो गया कि बेटा जब हम डायरेक्टली सॉलिड सोडियम और गैस क्लोरीन से सॉलिड NaCl या सोडियम क्लोराइड तैयार करते हैं, तो ये तो होगी हीट ऑफ फ्यूजन।
लेकिन हमने पढ़ा है कि बोन हाइबर साइकिल बेटा लैटिस एनर्जी मालूम करने के लिए, तो लैटिस एनर्जी बेटा वो कहता है दूसरा रास्ता है जो हैसेस लॉ ने हमें सिखाया है। और वो कौन सा है? वो कहता है पहले बेटा इस जो सोडियम है इसको आयंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया, क्लोरीन गैस को भी आयंस में कन्वर्ट करेंगे, और उस दौरान जितनी एनर्जी लगेगी वो डेल्टा एच एक्स हमने नाम दिया, क्यों? क्योंकि ये अननोन है, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो हमेशा आयंस के आपस से मिलने से जितनी खारिज होती है, ये देखो ऊपर बेटा डेफिनेशन हमने लिखा है कि गैशियस आयंस, कि जब वो गैस की हालत में होते हैं और आयंस की हालत में होते हैं बेटा, तब आपस में मिलने से जो चीज़ आयनिक कंपाउंड बनता है उसे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो इस स्टेप के अंदर लैटिस एनर्जी हमें मालूम करनी है। देखो डायग्राम से मुझे एक समझ में आ रहा है, कौन सा? कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि एंथैल्पी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सबका सम जो जीरो के बराबर है। या दूसरे नंबर पे वो कहता है कि डायरेक्टली बेटा जो डेल्टा एच एफ हमने हैसेस लॉ में पढ़ा है, इसकी जो वैल्यू है -411, ये इन दोनों के सम के बराबर होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये हैसेस लॉ में हमने बेटा कल सीखा है, तो यही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे लिखी है, बाय द हैसेस लॉ डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच लैटिस, ये एल ए टी लैटिस के लिए मैंने लिख दिया। अच्छा, हमें कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है बेटा? हमें तो लैटिस एनर्जी मालूम करनी है बोन हाइबर साइकिल में, तो इसलिए जो डेल्टा एच एक्स इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा बेटा? जाकर माइनस हो जाएगा। अब ये बेटा एक साइकिल है सारा का सारा, और ये साइकिल हम लैटिस एनर्जी और डेल्टा एच एक्स जो है वो मालूम करने के लिए करते हैं। तो मैंने एक स्ट्रक्चर फिर से इधर बेटा ड्रा किया ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अब याद रखिएगा, हम ये वाला चक्कर निकाल, पहले डेल्टा एच एक्स बेटा मालूम करेंगे और ये इस साइकिल से पता चलेगा। अब बेटा जिसको साइकिल की समझ आ गई वो वर्डिंग खुद लिख लेगा, और ये वैल्यूज़ ही आपको मुश्किल लगती हैं बच्चों को, ये रट्टा मारना पड़ेगा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि देखो ना बेटा एक वैल्यू फिक्स है तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, तो ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। लेकिन सीखना कैसे है, कैसे बनाना, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ये साइकिल के अंदर बेटा ये देखो ये आ रही है, ये चीज़ बेटा यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक हो गया। आपने साइकिल यहाँ से बनाना शुरू करना है। देखो आपके पास वो कहता है कि जो यहाँ से पहला बेटा देखो 1/1 हमें आइंस में इनको कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में वहाँ पे मैंने आइंस लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। तो हमें आइंस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने फिजिकल स्टेट बेटा साथ में मेंशन किए हैं, फिजिकल स्टेट ही सारा कुछ है। देखो सोडियम सॉलिड में है, सबसे पहले स्टेप के अंदर मैं सोडियम को एनर्जी दूंगा, एनर्जी एब्जॉर्व होगी, तो वो कहता है कि सोडियम बेटा हमारे पास सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस के अंदर हो जाएगा। तो चूंकि ये हम सॉलिड को उसके गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे, उसकी जो जितनी हीट लगी है, हीट ऑफ एटमाइजेशन, ये हमने पढ़ा है बेटा कि किसी भी वो कहता है कि एक एटम अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम किसे बोलते हैं? हीट ऑफ एटमाइजेशन। इसलिए मैंने बेटा पहले स्टेप में, मैं फिर बता रहा हूँ, सोडियम सॉलिड से मैंने गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी दी है वो कितनी है बेटा? 108 किलो जॉल पर मोल, ठीक हो गया। तो चूंकि हीट बेटा अब्जॉर्व हुई है इसलिए इसका एरो मैंने ऊपर लगाया। याद रख लीजिएगा बोन हाइबर साइकिल के अंदर जब हीट अब्जॉर्व होगी तो एरो ऊपर जाएगा, जब हीट रिलीज होगी तो एरो क्या आएगा बेटा? नीचे आएगा। तो पहले स्टेप में चूंकि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट अब्जॉर्व हुई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए एरो ऊपर चला गया। अच्छा, दूसरे स्टेप के अंदर देखो बेटा, हमने गैस में तो सोडियम को कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमें तो आयंस में कन्वर्ट करना है। वो कहता है फिर से हमने इसको बेटा हीट दी, और कितनी हीट दी बेटा? 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी दी, और साथ में वो कहता है सोडियम आयंस में कन्वर्ट हो गया और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया, ये देखो बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और वो कहता है कि पहले स्टेप में हम लोगों ने 108 किलो जॉल पर मोल एनर्जी दे के सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट किया। दूसरे स्टेप के अंदर हम लोगों ने बेटा उसकी आयोनाइजेशन की है, इसलिए मैंने डेल्टा एच आई लिखा है। दूसरे स्टेप के अंदर हमने उसको 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देकर उसको आयंस में कन्वर्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन साथ में निकल गया। अब देखो गैस गैस क्लोरीन में वैसे वैसे साथ लिखते जा रहा हूँ।
अब हमने एक सोडियम को आयंस में कन्वर्ट कर लिया है, अब बारी है क्लोरीन को भी आयंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसके ऊपर भी बेटा चार्ज लेके आना है। अब वो कहता है यहाँ से जो हम ये अब आपके पास क्लोरीन के दो एटम्स हैं, हमें एक एटम में पहले बेटा कन्वर्ट करना है। याद रख लो बेटा क्लोरीन पहले ही गैस में है, ठीक हो गया। तो इसको हम बस एटम्स को सेपरेट करेंगे। वो कहता है जो पहली इसकी एटोमाइजेशन हीट होगी, जैसा कि सोडियम की थी बेटा, वो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, वो है 121 किलो जॉल पर मोल। वो कहता है कि क्लोरीन के एटम्स को सेपरेट करने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ी, 121 किलो जॉल पर मोल। अब आपके पास उसके बाद ये देखो, पहले क्लोरीन के साथ दो मालिक्यूल से अब मैंने एक लिख दिया है, क्योंकि हमें एक सेपरेट कर लिया है, और साथ में जो सोडियम पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसा लिख दिया। अब इन तीनों स्टेप के अंदर देखो एनर्जी अब्जॉर्व हो रही है। पहले स्टेप में सोडियम सॉलिड से एनर्जी अब्जॉर्व करके सोडियम गैस में चला गया। दूसरे स्टेप के अंदर सोडियम गैस जो है वो आयोनाइज हो गया, एनर्जी जज़ब करके इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तीसरे स्टेप के अंदर क्या हो गया बेटा, क्लोरीन गैस जो थी मालिक्यूल से एटॉमिक फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्व करके टूट गया। यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद वो कहता है क्लोरीन यही है बेटा, ये एक क्लोरीन एटम है, इसने जो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन निकला था इसने वो अब्जॉर्व कर लिया। अब देखो जब अब्जॉर्व करेगा तो हीट क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन याद होगी तो मैंने आपको बेटा बताया था कि अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब वैलेंस शेल के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो चूंकि अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा, वही सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसने हासिल किया क्लोरीन ने, तो इसीलिए बेटा एरो नीचे आ जाएगा। और मैंने आपको यही सिखाया है कि आपके पास जब एनर्जी रिलीज होगी एरो बोर्न हाइबर साइकिल में नीचे लेके आना है, जब ऑब्जर्व होगी ऊपर लेके जाना है। अब वो कहता है कि देखो कितनी एनर्जी बेटा रिलीज होगी, उसकी वैल्यू है -349 किलो जॉल पर मोल। अब देखो यहाँ से स्टेप में एनर्जी इतनी रिलीज हुई है बेटा। अब एन ने तो पहले पॉजिटिव था, सी एल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा, 4 स्टेप में यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, ज़रा गौर से देखो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, और आपके पास ये रहा स्टेप नंबर 4। अब इन 4 स्टेप्स को हम पार करने के बाद ये आइंस में आए हैं। इसका मतलब बेटा जो डेल्टा एच एक्स होगी वो इन सारे स्टेप्स की एनर्जी को इकट्ठा करेंगे, तब जाके बेटा वो हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा एच एक्स आएगी। और वो आपके पास हमें कैलकुलेट करनी है। ये सारा जो साइकिल हमने किया है वो किसके लिए किया बेटा, ये डेल्टा एच एक्स के लिए किया बेटा। अब हम वो भी कैलकुलेट करते हैं बेटा, डेल्टा एच एक्स किस तरह से है। अच्छा, यहाँ तक जो 4 स्टेप बेटा मैंने आपको ऊपर समझाया है ना, उन्हीं चीज़ को देखो मैंने लफ्ज़ों में लिखा है। नंबर 1 पहले स्टेप की तरफ हो बेटा। पहले स्टेप में ज़रा गौर से देखिएगा। पहले स्टेप में मैंने क्या लिखा है बेटा, वो कहता है सोडियम मेटल को गैशियस में कन्वर्ट किया जाता है। ये देखो सॉलिड से गैशियस में कन्वर्ट किया। उस दौरान इतनी एनर्जी निकी, चूँकि एनर्जी ऑब्जर्व हुई है इसलिए मैंने साथ में पॉजिटिव साइन लगा दिया। दूसरे में देखो वो कहता है सोडियम गैस से किस में मैंने कन्वर्ट किया है, सोडियम गैस से मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। उस दौरान एनर्जी फिर से ऑब्जर्व हुई है इसलिए साथ में मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया। तीसरे स्टेप के अंदर बेटा देखो, मैंने क्लोरीन मालिक्यूल से क्लोरीन एटम तोड़ा है, एनर्जी फिर ऑब्जर्व हुई है, इसलिए बेटा तीसरे स्टेप के अंदर भी मैंने एनर्जी 121 किलो जॉल पर मोल के साथ मैंने क्या किया बेटा, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक हो गया, क्योंकि पहले तीनों स्टेप में एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है इसलिए एरो ऊपर है। उसके बाद चौथे स्टेप के अंदर वो कहता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। जब एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए बेटा मैंने साथ में माइनस साइन लगा दिया। तो अब याद रखिएगा NaCl के आयंस फॉर्मेशन में पहले 3 स्टेप में पॉजिटिव साइन इसलिए आया क्योंकि एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, और आखिरी स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए साइन क्या आएगा बेटा, एरो क्या आएगा, नीचे आएगा, और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब बेटा डेल्टा एच एक्स को यहाँ पे कैलकुलेट करने लगा हूँ बेटा। तो देखें डेल्टा एच एक्स मैंने अभी आपको बताया कि चारों स्टेप को जमा करना है।
पहले स्टेप में जब सोडियम सॉलिड से गैस में गया था इतनी एनर्जी लगी थी 108। जब वो गैस से आयोनाइज हुआ था बेटा 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी लगी थी। और फिर क्लोरीन के एटम को अलग करने के लिए 121 किलो जॉल पर मोल एनर्जी लगी थी। और क्लोरीन में जब एटम ऐड हुआ था तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी, इसलिए साथ में नेगेटिव चार्ज है। अब इन तीनों को बेटा जमा करके उसमें से ये 349 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, डेल्टा एच एक्स की वैल्यू आएगी 376। अब आपको अगर बेटा फार्मूला याद होगा तो हमने लेटेस्ट एनर्जी का निकालने का फार्मूला क्या लिखा था, डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स। एच एफ बेटा हमारे पास क्या था, एच एफ बेटा ज़रा गौर से देखिएगा, एच एफ ये देखो एक साइकिल में मैंने ये नीचे एरो ड्रा किया है, इसका मतलब क्या है, ये है डायरेक्ट हमारे पास ये वाला एरो बेटा, ये डायरेक्ट एरो शो करता है कि हम लोगों ने बेटा फार्मेशन के डायरेक्टली तौर पे NaCl बनाया और उस दौरान जितनी एनर्जी बेटा रिलीज़ होती है वो कितनी है, -411। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर मैंने ये उसकी वैल्यू बेटा लिखी है -411। और डेल्टा एच एक्स की सारी बेटा हमने सर्कल में से कैलकुलेट की है, तो साइकिल में कैलकुलेट करने के बाद कितनी आई है, -376 है। अब इन दोनों को ऐड करने से आंसर कितना आ रहा है बेटा, लेटेस्ट एनर्जी कितनी आ रही है, वो आ रही है 787। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसी के एग्जाम्पल हेसेस लॉ में आपको बताया था कि NaCl की लेटेस्ट एनर्जी कितनी होती है, 787। अब ये बेटा बोर्न हाइबर साइकिल था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है, होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब इस चैप्टर के कुछ बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा में भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि इस चैप्टर में ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल हैं। 6 में से जो पहले 3 हैं आज तक तो बोर्ड में इन्हीं तीनों में से आए हैं, ठीक हो गया। और नीचे वाले भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं लेकिन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन ऊपर वाले 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।